नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं नरेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टू शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई थीम के साथ आए हैं और वो हमारा होगा पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। दोस्तों, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिया है आपको। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो केवल हम आज प्रेडिकेट से स्टार्ट करते हैं। प्रेडिकेट दोस्तों, नॉर्मली प्रेडिकेट को केवल दो पार्ट में ही बांटा जा सकता है। एक होता है हमारा वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें यह कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम ऑब्जेक्ट को दो नामों से जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। नो, ये दोनों दो चीजें हैं। लेकिन है क्या कि ये ऑब्जेक्ट वर्ब पर ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा या ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन में आपको लिख दिया कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखते ये हैं, जैसे कि प्रेडिकेट में डिफाइन करते हुए आपको बता दिया गया था कि किसी भी सेंटेंस का पार्ट कितना प्रेडिकेट होगा और कितना सब्जेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है इसके वर्ब पर। यानी जहां भी वर्ब होता है तो सेंटेंस में वर्ब को प्रेडिकेट में रखा गया है और वर्ब के पहले का जो भी पार्ट होता है वो सब के सब आपके कहलाता है सब्जेक्ट। इसलिए वर्ब को लेकर के पीछे वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। अब रही बात हमें जानना ये है, जैसे कि मान लीजिए कोई हम एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहां सॉरी दोस्तों, हाँ देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ आप ये देखिए, आपको मैं पढ़ाते समय बता दिया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरेंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। सो यहाँ स्विमिंग जो है वो जीरेंड है। ये तो ऑलरेडी हो गया सब्जेक्ट और इसमें वर्ब है इज। इसी वर्ब के पीछे का जितना भी पार्ट है वो आपका कहलाता है प्रेडिकेट। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमेशा प्रेडिकेट में ढेर सारे वर्ड होंगे, जैसे ए गुड एक्सरसाइज सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। ही रोट ए लेटर, तो यहां रोट वर्ब है आपका और ए लेटर आपका प्रेडिकेट है, यानी वर्ब से लेकर के लेटर तक का पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप जो है इसके अलावा भी देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम सिंगल वर्ड में देखें, इसको इरेज कर देते हैं, जब हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब होता है या बी फॉर्म का हमारा वर्ब होता है फॉर्म का वर्ब होता है, तो उसको हम प्रेडिकेट ही कह सकते हैं। जैसे आई हैव ए हॉर्स, तो ये चूंकि हैव भी इसमें वर्ब है तो हैव के साथ पीछे का जितना भी होगा ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहा जाएगा। अब डिफाइन ये करना है कि कब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें हैव वर्ब हो गया, ये तो सबको पता है, स्पष्ट है आपको भी कि ये वर्ब है। लेकिन इसके बाद अगर ये हार्स आता है तो हम इस हार्स को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे? तो चलिए हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हम इसको क्या बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद वाले को यानी वर्ब के बाद वाले को ऑब्जेक्ट बोलना है या कॉम्प्लीमेंट बोलना है? तो हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा डिफाइन करता है या निर्भर होता है इस वर्ब पर, क्योंकि प्रेडिकेट का पूरा इंजन ये वर्ब ही है। जैसे ये चलेगा उसी के पीछे पीछे इनको जाना है, तो जैसा ये होगा वैसा ये करेंगे। तो अब देखिए, वर्ब अगर हमारा ट्रांजिटिव है, यहां ध्यान दें दोस्तों, इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव,
ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव को हिंदी में अगर हम कहें तो कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसा कि इसका नाम से ही पता है कि सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक का मतलब हो गया कि जिसके जरूरत कर्म से, यानी द वर्ब दैट नीड्स एनी अदर वर्ब और एनी अदर वर्ड टू कंप्लीट इट्स सेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारा वर्ब ट्रांजिटिव हो गया तो इसके बाद का जो वर्ब आएगा, क्योंकि उसके सेंस को क्लियर करने के लिए हमें एक नया वर्ब लाना पड़ता है, एक नया शब्द लाना पड़ता है। तो अगर जब ये वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो जो नया शब्द आएगा वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा। जैसे अगर कह दिया गया आई सा ए स्नेक, आई सा ए स्नेक, तो इसमें जो सा है यही हमारा है वर्ब। अब बचा ये स्नेक, ये स्नेक ही हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज यहां और ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम जानते कैसे हैं, कैसे हम ये पहचानते हैं कि यही हमारा ऑब्जेक्ट है? तो दो चीजें हैं, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और हूम, व्हाट और हूम, ये दो क्वेश्चन हम पूछते हैं किससे? वर्ब से। व्हाट सा ए स्नेक। अगर हम दूसरा कोई सेंटेंस अभी लेके हम आपको बताते हैं कि होम कैसे आता है। तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट ऐसा, व्हाट ऐसा, देन ऐसा ए स्नेक, तो ए स्नेक सा तो वर्ब हो गया, ये तो मेन है, प्रेडिकेट की इंजन यही है ना, तो ये तो हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद जो ये वर्ड आया ये हमारा कहलाया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता तो उसकी बात अलग होती, तो फिर हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम पहले यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो अगर सा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और सा से हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट ऐसा, व्हाट ऐसा, देन आई फाइंड एन आंसर ए स्नेक, यानी हम उसको जवाब में हमको क्या मिला? ए स्नेक। तो स्नेक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां और हम एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें और एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। He gave me a gift. He gave me a gift. अब यहां आप देखें, गेव मीन्स देना, देना क्या है? एक वर्ब है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वर्ब है, वर्ब के पहले का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर हमको गौर ही नहीं करना है। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक एक बात तो क्लियर हो गई कि ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। और हमने बताया गेव मीन्स देना, देना यानी व्हाट गेव। हमने बोला था आपको वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या? व्हाट का और होम का। तो व्हाट ही गेव? ए गिफ्ट। एंड होम ही गेव? मी। तो ये जो मी है और ये गिफ्ट है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट है, यानी इन दोनों को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब आप एक प्रॉब्लम ये भी कहेंगे कि यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। अभी इसके पहले आपने बताया कि एक ही ऑब्जेक्ट होता है स्नेक, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आपसे बोला कि वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और होम, और यदि हम आंसर पाते हैं व्हाट और होम तो दोनों ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें किससे दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस हम यहाँ शो करने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो इसके लिए अब हम आगे देखते हैं कि वो जो डिफरेंसेस आएगा, अगर दो दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस है। जैसा कि अभी हमने लिखा था, उसी एग्जांपल पर हम फिर से आते हैं। ही गेव मी ए गिफ्ट। अब यहां आप देखें, ये हो गया वर्ब, ये क्लियर है, नो डाउट। यहां हो गए दो ऑब्जेक्ट, एक हो गया मी और एक हो गया ए गिफ्ट, मी और गिफ्ट। लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे? तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहां आ जाइए, हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप पहचानेंगे कैसे?
तो पहचानने में कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की। दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ का लगाना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि जिसमें जान हो, वही साइंस की चीज है, आप इसको समझ सकते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब कि जिसमें जान हो, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जो भी निर्जीव हो, यानी इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये निर्जीव कह सकते हैं, इसको आप सजीव कह सकते हैं। सजीव होगा तो वो चलता फिरता प्राणी होगा, कोई ना कोई होगा, और नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो कोई ना कोई वो वस्तु होगी, कोई ना कोई वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इस एग्जांपल पर आप गौर करें, यहाँ तो हमने बता दिया आपको ऑब्जेक्ट दो तरह के हो गए। यहाँ आप देखिए ये है मी, मी मीन्स मुझको दिया, मुझको दिया तो ये कोई ना कोई पर्सन होगा, पर्सन होगा तो ये लिविंग थिंग्स होगी, और अगर ये लिविंग थिंग्स हुई तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों, अगर ये लिविंग थिंग्स हुई तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये है गिफ्ट, गिफ्ट कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मत कहना कि कोई ला करके नई चीज आपको गिफ्ट दिया जो वाकई में लिविंग थिंग्स था। महाभारत में अर्जुन ने भी अपनी मम्मी को लाके गिफ्ट दे दिया था, 5 लोग बांट लिए, तो एक वहां समस्या बहुत बड़ी क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो, अब आपकी समझ में आ गया होगा, ही गेव मी ए गिफ्ट, तो ये मी हो गया इनडायरेक्ट और ये गिफ्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही रहेगा, ये इसके बाद भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट पहले हो सकता है और इनडायरेक्ट बाद हो सकता है। लेकिन वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम इसके प्लेस को हटाते हैं तो निश्चित है ये बेचारा बैठा तो यहाँ था सुकून से, और इसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब अगर करेंगे तो आखिर इसको तो कुछ और चाहिए ना कि आखिर वो कैसे सेट होगा। तो उसको सेट करने के लिए एक हम नई चीज लेकर के आते हैं, और वो नई चीज हमारी होती है प्रीपोजिशन। जैसे कि अगर हम इसी सेंटेंस को देखें कि ही गेव ए गिफ्ट टू मी, ही गेव ए गिफ्ट टू मी, ये हो गया आपका एक नया प्रीपोजिशन। गेव हो गया आपका वर्ब, ए गिफ्ट हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो टू मी हो गया ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आप ध्यान देंगे कि यहाँ केवल टू ही नहीं रह सकता है, ये फार भी हो सकता है, टू भी होता है, फार भी होता है। जैसा वर्ड होता है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसा वर्ब होता है, उस पर ये डिफाइन करता है कि क्या हम कौन सा प्रीपोजिशन वहां लगाएंगे। लेकिन एक बात श्योर है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो निश्चित है कि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आएगा। माई मदर बॉट ए वॉच फॉर मी, यहां भी देख लीजिए, माई मदर बॉट ए वॉच फॉर मी, तो यहां हो गया बॉट हो गया हमारा वर्ब, ए वॉच हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां फॉर मी ये भी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां बार बार आप सोच रहे होंगे फॉर मी आ गया है तो इसको हम इरेज करके कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर माई सिस्टर, इसको भी देखिए, हम आपका भी नाम लिख सकते हैं, हो जाएगा। यानी कोई ना कोई हमें एक लिविंग थिंग्स देना है कि उसके लिए किसके लिए खरीदा, तो खरीदा वॉच खरीदा, किसके लिए खरीदा, माई सिस्टर के लिए खरीदा, तो यहां आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा दो तरह का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का होगा, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जो लिविंग थिंग्स होगा उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आगे पीछे दोनों जगह सेट हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पीछे सेट हो रहा है यानी डायरेक्ट पहले आ रहा है, तो इनडायरेक्ट अपने पहले एक प्रीपोजिशन लेकर के आता है, और वो प्रीपोजिशन टू हो सकता है, फार हो सकता है। और अगर इनडायरेक्ट पहले आ गया और डायरेक्ट उसके बाद में गया तो उसके साथ किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता है और सेंस भी कंप्लीट देता है।
अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल नाउन ही हो, इसके अलावा ऑब्जेक्ट और भी हो सकते हैं। अगर आप पढ़ते समय देखा होगा आपने कि जब हम सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो जीरेंड भी हो सकता है और सब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो जीरेंड और इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है तो जीरेंड और इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे अगर आप देखें मिस्टर कोमल लाइक्स स्विमिंग। अब यहां देखिए ये जो स्विमिंग है ये जीरेंड है। यहां ये मत सोचिएगा कि स्विम माने तैरना होता है और उसमें आईएनजी लग गया है तो वो वर्ब का काम कर रहा है, नहीं है तो ये वर्ब बट काम कर रहा है ये नाउन का और इसलिए ये जीरेंड है। तो जीरेंड जो होता है वो काम नाउन का करता है, तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप देख लीजिए ही डिसलाइक्स गैम्बलिंग, ही डिसलाइक्स गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलना पसंद नहीं है। तो यहां भी ये हो गया है आपका वर्ब और ये हो गया है ऑब्जेक्ट। डिसलाइक्स हो गया, लाइक्स हो गया, वर्ब हो गया, ये स्विमिंग हो गया, ये आपका हो गया। इस तरीके से और देखिए सरिता wants to swim, सरिता wants to swim। अब ये wants हो गया आपका वर्ब और ये to swim हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां ये जो to swim है ये आपका इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी जो है नाउन के रूप में काम कर सकता है, इसलिए जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि सेंटेंस में अगर वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है, मिला जुला करके देखिए सारी कहानी वर्ब पर ही सेट है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बता दिया कि जो प्रेडिकेट का इंजन है वो है वर्ब। वर्ब से ही वो गाड़ी स्टार्ट होगी और वर्ब से ही सारा काम होगा, उसी के इशारे पे सब कुछ हो सकता है। तो वर्ब अगर हमारा ट्रांजिटिव है, क्योंकि मोटिवेशन का काम यही करता है सेंटेंस में, वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अगर वो सिंगल वर्ड होगा, चाहे सिंगल वर्ड में कोई स्पेशल नाउन हो सकता है या उसके बाद आपका जीरेंड हो सकता है या वो इन्फिनिटिव हो सकता है, तो वो सीधे सीधे हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ गया तो दो ऑब्जेक्ट में हमको डिफाइन कर लेना है कि क्या उसमें एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है। अगर एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो लिविंग है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जो नॉन लिविंग है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हाँ, आगे दोस्तों हम देखते हैं एक जगह और प्रॉब्लम आपके साथ आती है। चलिए आप एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। अगर आप देखें the teacher appointed Ramesh monitor। The teacher appointed Ramesh monitor। अब यहां दोस्तों एक देखिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। आप देखिए रमेश और मॉनिटर, पहले मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग होता है एक लिविंग होता है, बट यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि टीचर अपॉइंटेड रमेश, व्हाट अपॉइंटेड मॉनिटर। तो आप देखिए अपॉइंटेड तो आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, तो आप यहां ट्रांजिटिव ना लिखें, हम केवल वर्ब आपको देखते हैं, बता दीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो निश्चित है इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो अब यहां आप गौर करें कि दोनों लिविंग थिंग्स है, रमेश भी लिविंग थिंग्स है, मॉनिटर भी लिविंग थिंग्स है। अब यहां एक समस्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और एक को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन कब? जब जो है हमारा एक नॉन लिविंग होगा और एक लिविंग होगा तब। लेकिन समस्या ये कि यहाँ ये हो जा रही कि मिस्टर रमेश भी लिविंग है और टीचर ने अपॉइंटेड किया क्या? मॉनिटर। तो मॉनिटर, हु इज द मॉनिटर? रमेश इज द मॉनिटर। तो मॉनिटर एंड रमेश बोथ आर लिविंग थिंग्स,
So why can you define which is the direct object and which is the indirect object? That is the very difficult problem. अब आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि क्या होने वाला है। ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि रमेश हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, बिकॉज हु इज द अपॉइंटेड, रमेश इज अपॉइंटेड, टीचर होम अपॉइंटेड, रमेश अपॉइंटेड, तो रमेश हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट रमेश वाज अपॉइंटेड, तो मॉनिटर। अब हम मॉनिटर को यहाँ बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। रमेश अपॉइंटेड मॉनिटर, तो ये मॉनिटर जो हो गया ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से अगर जो है दो लिविंग थिंग्स आ जाता है, दो लिविंग थिंग्स आ जाता है, वर्ब के बाद दो लिविंग थिंग्स आता है, अगर एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट हो जाता तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, दोनों लिविंग थिंग्स है, तो एक को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे और दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। आगे हम देखते हैं कि और एक हम एग्जांपल लेते हैं। पीपल इलेक्टेड Mr. Harish their MP member of the parliament. People elected Mr. Harish their MP means member of the parliament, संसद बनाया जाए, क्यों छोटा बड़ा विधायक से काम नहीं चलने वाला, प्रधानी तो बिल्कुल छोड़ ही दो। तो पीपुल इलेक्टेड, ये इलेक्टेड ही आपका हो गया वर्ब, यानी वर्ब से लेकर के पीछे तक पूरा का पूरा आपका हो गया प्रेडिकेट। और अगर ये प्रेडिकेट हुआ तो यहाँ भी देखिए इलेक्टेड, होम इलेक्टेड मिस्टर हरीश, व्हाट इलेक्टेड देयर एमपी। अब एमपी जो होगा तो ये हम लोगों को पता है कोई ना कोई आदमी ही होगा, रोबोट तो होगा नहीं, ये कोई ना कोई आदमी होगा। इसका मतलब ये भी लिविंग थिंग्स हुआ और ये भी लिविंग थिंग्स हुआ। तो ऐसी अवस्था में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो शुरू में मैंने बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, इस कॉम्प्लीमेंट की चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये चूंकि इसके सपोर्ट में आता है, व्हाट ही वाज अपॉइंटेड, तो इसके सपोर्ट में आता है, इसके डिजिग्नेशन को शो कर रहा है, इसके पद को शो कर रहा है, ये चीज यहाँ आ गया। तो अब दोस्तों आगे देखते हैं हम कि अगर हमारा वर्ब, अभी तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होगा तब क्या होगा, लेकिन अब हम देखते हैं कि वर्ब हमारा अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तब क्या होगा। भाई वर्ब तो दोनों हो गए ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तो आपको बता ही दिया गया कि जब होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मीन्स the verb that never need any other object to complete its sense, that is called intransitive verb. And the verb, such type of verb that needs no any other object to complete its sense, that is called intransitive verb. यानी ऐसा वर्ब जिसको किसी दूसरे शब्द की या किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है कि अपने सेंस को वो क्लियर कराए, उसको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि अगर हम देखें महिमा लाफ्स, महिमा हंसती है, तो ऑलरेडी हंसती है तो हंसती है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इसमें किसी वर्ब की जरूरत ही नहीं, किसी नए वर्ड की जरूरत ही नहीं है कि हंसती है। अब यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने वर्ब के बारे में बताया था कि व्हाट एंड होम, दो का आप क्वेश्चन करेंगे। व्हाट लाफ्स, नथिंग आंसर, होम लाभ नथिंग। तो आप दोनों चीज यहां नहीं देख सकते हैं कि ना व्हाट के आंसर में कुछ मिल रहा है ना होम के आंसर में कुछ मिल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की भी ये पहचान है। आप ये देख सकते हैं, अगर कहीं पूछा जाए आपसे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे सेंटेंस दिया गया और पूछ लिया गया कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आप ये देख सकते हैं। आप वर्ब से ही क्वेश्चन पूछिए, व्हाट और होम। अगर व्हाट का वो जवाब दे रहा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है।
और अगर ये व्हाट होम का आप जवाब दे रहा है तो इसका मतलब भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर ना व्हाट और ना होम दोनों का ऑब्जेक्ट का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, एक चीज और आ सकता है, हाउ ही लव्स। इसमें आप देखें महिमा लव्स, देन हाउ शी लव्स, तो हाउ शी लव में अगर हम इसी सेंटेंस को दोबारा लिख दें, महिमा लव्स, देन हाउ शी लव्स, लाउडली, लाउडली। अब यहां आप देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हुआ, पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हुआ, जिसमें केवल लाप्स, लाप्स हो गया है आपका वर्ब, लेकिन बच गया लाउडली। अब आप सोचेंगे लाउडली को क्या बोलेंगे, तो वही जो लाउडली है उसी लाउडली को आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। इसी लाउडली को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं कि लाउडली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। लाउडली क्या है, एडवर्ब है, यानी ये एडवर्ब शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी जो है एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब ही नहीं होता है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम इसको अभिरेज करते हैं। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। और भी हम देखते हैं कि अगर दोस्तों हमारा वर्ब, अभी तो हमने बताया कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर वो हमारा वर्ब बी फॉर्म का होगा और बी फॉर्म का जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब के रूप में होगा, नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में होगा, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अगर हम लिख दें, अभी हम एक और फिर एग्जांपल रिपीट करने जा रहे हैं, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब आप देखिए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज में क्या है, स्विमिंग तो ऑलरेडी हो गया सब्जेक्ट, और इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इसमें देखिए कोई वर्ब नहीं है, कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब क्या है, इज ही मेन करता धरता है, जो बी फॉर्म का कहा जाता है। बी फॉर्म में आपको बताया गया है कि बी फॉर्म में 5 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी भी उसी में आता है। तो इसके पीछे जो भी लिख दिया गया वो कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा हो सकता है, सिंगल वर्ड में भी हो सकता है, और ये डबल वर्ड में भी हो सकता है। सिंगल वर्ड का मतलब कह दिया जाए, सोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, सोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। तो सोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, यहां भी देखिए ये इज है, तो वेरी इंटेलिजेंट ये हो गया है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कह दिया गया, इज तो वर्ब है ही। और देखिए आप, अगर वो है फॉर्म का होता, है फॉर्म में देखिए, सरला हैव ए ब्यूटीफुल डॉल, सरला हैव ए ब्यूटीफुल डॉल। तो इसमें देखिए हैव वर्ब है और ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ इसके पीछे देखिए आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। आगे आप देखिए, इट इज रेनिंग हैविली, इट इज रेनिंग हैविली। तो यहां देखिए ये हो गया आपका वर्ब, लेकिन इसके बाद का जो वर्ड है ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर हमारा वही वर्ब ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव अगर है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और अगर इनट्रांजिटिव है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए
वो आपने पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के थ्रू देख लिया। और अगर अब हम पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला करके, तो आप देखिए एक सेंटेंस क्या बन सकता है। जैसे आपको बताया था पूरा का पूरा अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के पार्ट में आता है डिटरमिनर, उसके बाद आता है एडजेक्टिव, इसके बाद आता है हेडवर्ड, फिर आ गया आपका वर्ब, वर्ब में आपके आ गए ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब ये ऑब्जेक्ट आपका वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट पहले आएगा इनडायरेक्ट बाद में आएगा, या इनडायरेक्ट पहले आएगा डायरेक्ट बाद में आएगा, तो आप देख चुके हैं कैसे आता है। और कॉम्प्लीमेंट हमने इसलिए यहाँ बोल दिया कि वर्ब पर ये डिफाइन करता है कि ये किस तरह का होगा। लेकिन इसके पहले आप देखिए इनके प्लेस फिक्स हैं ऑलरेडी। डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, हेडवर्ड होता है। किसी भी सेंटेंस में हेडवर्ड और वर्ब इन दोनों का रहना जरूरी है। अगर छोटा से छोटा सेंटेंस बनेगा तब भी ये दोनों लोग रहेंगे। जैसे मोहन रन्स, एक छोटा सा सेंटेंस है, मोहन रन्स, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। इस तरीके से अगर दूसरी चीज देखा जाए, इससे इंपॉर्टेंट चीज, यानी ये फर्स्ट नंबर पे है, ये ध्यान देंगे सब्जेक्ट की, ये फर्स्ट नंबर का है और ये मेन रूप से सेकंड नंबर के आते हैं। इस तरीके से अगर दूसरा कुछ आता है तो वो आता है डिटरमिनर। ए मैन वाज रनिंग। अब यहां देखिए वाज रनिंग ये पूरा का पूरा हो गया प्रेडिकेट, ए मैन ये हो गया सब्जेक्ट जिसमें ए डिटरमिनर है, और ये जो मैन है ये हेडवर्ड है। यानी दूसरे नंबर का अगर इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस में आती है तो वो आती है डिटरमिनर। इसके अलावा अगर आप तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव, जो डिटरमिनर और हेडवर्ड के बाद आता है। इस सेंटेंस को हम और आगे बढ़ा दें, ए ब्लाइंड मैन वाज रनिंग। अब यहां देखो वाज रनिंग ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट, और ए ब्लाइंड मैन ये पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में मैन तो पहले भी था, वो हेडवर्ड है, ए आ गया वो डिटरमिनर है, ए और मैन के बीच में एक वर्ड आ गया ब्लाइंड। अब ये जो ब्लाइंड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब एक चीज कभी कभार और आ जाता है कि हेडवर्ड और वर्ब के बीच में, ये आपको पढ़ाते समय बताया गया था, एक आता है एडजेक्टिवल फ्रेज, जो कि सारे सेंटेंस में नहीं आता है। तो कभी कभार इसका यूज किया जाता है अगर सेंटेंस को बहुत लंबा लिखना होता है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए ब्लाइंड मैन विद एन स्टिक वाज रनिंग। तो अब आप यहां देखो, ए ब्लाइंड मैन विद एन स्टिक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और वाज रनिंग ये पूरा का पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये हेडवर्ड है, विद एन स्टिक ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, और वाज रनिंग ये तो पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है प्रेडिकेट के पार्ट के साथ। अब ये आपके सेंटेंस हमने आपको 3 एपिसोड में पढ़ा दिया। पहला एपिसोड भी आ गया था, दूसरा आज दोस्तों इसके साथ हम आए थे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के साथ। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे एग्जाम में कि आपको इस सेंटेंस का क्या यूज है, सेंटेंस पार्ट हमें क्यों पढ़ाया गया, तो सेंटेंस पार्ट पढ़ाने के लिए दोस्तों केवल एक ही उद्देश्य था। ये उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि जो हमने ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, कभी कभार क्या होता है कि इस कंपटीशन में इसी स्ट्रक्चर के साथ लिख दिया जाता है और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसका कौन सा पार्ट रॉन्ग है, ABCD करके। तो आप देखिए अगर ये स्ट्रक्चर इधर से इधर आया तो बिल्कुल ये रॉन्ग है। हेडवर्ड को हम डिटरमिनर के पास कर दें, डिटरमिनर को हेडवर्ड के पास कर दें तो बिल्कुल सेंटेंस रॉन्ग है। यानी जब भी सेंटेंस सेट होगा तो इसी फ्लो में सेट होगा, डिटरमिनर होगा, एडजेक्टिव होगा, हेडवर्ड होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें से अगर हम किसी को रिमूव
रिमूव करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको उठा करके हम वर्ब के पास रख दें और वर्ब को उठा के यहाँ रख दें। उसमें आपको यही देखना है कि क्या इस सिस्टम में सेंटेंस सेट है या नहीं है। या अगर कभी कभी पूछे कि सेंटेंस दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आप देखेंगे कि निश्चित है कि वो सब्जेक्टिव पार्ट में होता है, तो हेडवर्ड और डिटरमिनर के बीच में है तो एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं कि केवल सब्जेक्टिव पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी होता है, यानी प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी होता है, लेकिन जब प्रेडिकेट वाले पार्ट में होगा तो वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये रहा आपका एक सेंटेंस पूरा का पूरा दोस्तों समाप्त हुआ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उनको पर डे का पर डे अपडेट होता रहे, उनको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है, कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें जरूर कमेंट करें और हम आशा करते हैं हम उसको दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलते हैं फिर नए एपिसोड के लिए। हम नए एपिसोड में आपको लेकर के आएंगे आर्टिकल, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।